किसी भी बड़ी सर्जरी में ना एक चीज बहुत अहम होती है और वो है अस्थाई टांके, मतलब टेम्पररी स्टिचेस। हाँ बिल्कुल, उनका काम बस तब तक चीजों को थामे रखना होता है जब तक शरीर खुद हील ना हो जाए। एकदम सही। और अगर हम कंस्ट्रक्शन की दुनिया में देखें ना, तो वहां भी एक ऐसी चीज होती है, एक बहुत ही मामूली सा दिखने वाला मुश्किल से 1 मिलीमीटर मोटा तार, जिसे हम बाइंडिंग वायर कहते हैं। बिल्कुल, बाइंडिंग वायर। आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय यही है। हम देखेंगे कि कैसे ये छोटा सा तार गगनचुंबी इमारतों के पूरे ढांचे को तब तक थाम कर रखता है जब तक कि कंक्रीट सेट नहीं हो जाता। और ये चर्चा बहुत ज़रूरी है क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट पर लोग अक्सर सिर्फ कंक्रीट के ग्रेड और मोटे स्टील रीबार पर ध्यान देते हैं। इस तार को बहुत नज़रअंदाज किया जाता है। सही कहा। तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम तकनीकी दस्तावेजों और धातुकर्म यानी मेटलर्जी के सिद्धांतों का विश्लेषण करें। हम समझेंगे कि लो कार्बन स्टील से लेकर बेलफर्स की हीट ट्रीटमेंट तक का इसका सफ़र कैसा होता है, और साइट पर इसकी असल अहमियत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सीधे सबसे बड़े मुद्दे पर आते हैं। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जो लोग काम करते हैं ना, वो भी कई बार एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल लेते हैं। हाँ, वो मजबूती वाली बात है। राइट। मतलब लोगों को लगता है कि बाइंडिंग वायर का काम रीबार मेश को स्ट्रक्चरल मजबूती देना है। वो सोचते हैं कि अगर किसी जॉइंट पर तार को 3 बार लपेटने के बजाय 10 बार लपेट दिया जाए तो वो जॉइंट ज्यादा मजबूत हो जाएगा, जो कि पूरी तरह से गलत है। हमारे स्रोत साफ बताते हैं कि बाइंडिंग वायर का काम भार या लोड उठाना बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका मुख्य काम क्या है? इसका एकमात्र काम है कंक्रीट डालने की प्रक्रिया के दौरान, मतलब जब पोरिंग हो रही हो, तब सरियों को अपनी जगह से खिसकने से रोकना। बस इतना ही? मतलब वो लोड बेरिंग नहीं है? बिल्कुल नहीं। देखिए, जब पंप के जरिए ऊंचाई से गीला कंक्रीट सरियों के जाल पर गिरता है ना, तो उसका हाइड्रोलिक दबाव बहुत ज्यादा होता है। समझ सकता हूँ। काफी भारी होता होगा कंक्रीट। बहुत भारी। अगर सरिया अपनी जगह से 1 या 2 सेंटीमीटर भी खिसक गया तो पूरी बिल्डिंग की स्ट्रक्चरल कैलकुलेशन बिगड़ सकती है। बाइंडिंग वायर बस उस दबाव के खिलाफ सरियों को होल्ड करता है। अच्छा, तो जो लोग सोचते हैं कि ज्यादा तार लपेटने से मजबूती आएगी, वो असल में क्या कर रहे हैं? वो असल में अपना बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। नुकसान? किस तरह का नुकसान? क्या हम हनीकॉम्बिंग की बात कर रहे हैं? एकदम सही पकड़ा आपने। देखिए, कंक्रीट को एकदम चिकना पेस्ट तो होता नहीं है, उसमें रोड़ी या बजरी होती है, जिसे हम कोर्स एग्रीगेट्स कहते हैं। हाँ, कोर्स एग्रीगेट्स। अब सोचें, अगर किसी जॉइंट पर कामगार ने बहुत सारा बाइंडिंग वायर लपेटकर एक मोटा गुच्छा बना दिया, तो वो बजरी वहां फंस जाएगी। बिल्कुल, कंक्रीट की बजरी उस गुच्छे में फंस जाएगी और कंक्रीट वहां से बहकर नीचे नहीं जा पाएगा। अरे बाप रे! तो मतलब उस जॉइंट के ठीक नीचे हवा का एक बुलबुला या खाली जगह रह जाएगी। हाँ, और इसी खाली जगह को हनीकॉम्बिंग कहते हैं। मतलब आपने मजबूती बढ़ाने के चक्कर में स्ट्रक्चर का सबसे अहम जॉइंट ही अंदर से खोखला छोड़ दिया। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। मतलब ज्यादा तार का मतलब ज्यादा मजबूती नहीं, बल्कि कंक्रीट के बहाव में रुकावट। बिल्कुल। बिल्डिंग की असली ताकत तो इंजीनियरिंग डिजाइन, लैपलैंड्स और कपलर्स में होती है। बाइंडिंग वायर उनका विकल्प किसी भी हाल में नहीं हो सकता। सही बात है। खैर, अब इस तार की बनावट और इसके मेटलॉजी वाले हिस्से पर चलते हैं। इस तार का बहुत लचीला और मुलायम होना जरूरी है ना? हाँ, क्योंकि वर्कर को इसे अपने हाथों से और एक छोटे से टूल से तेजी से मरोड़ना होता है। और मैंने पढ़ा कि इसकी शुरुआत लो कार्बन स्टील की रॉड से होती है। तो मेरा सवाल यह है कि लो कार्बन ही क्यों, हाई कार्बन क्यों नहीं इस्तेमाल करते? ये पूरा खेल ना मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का है। स्टील असल में लोहे और कार्बन का ही तो मिश्रण है। हाँ, वो तो बेसिक केमिस्ट्री है। बिल्कुल। जब हम लोहे के क्रिस्टल लैटिस में कार्बन मिलाते हैं तो कार्बन के परमाणु लोहे के परमाणुओं के बीच की खाली जगह में बैठ जाते हैं। अगर कार्बन बहुत ज्यादा है तो लोहा बहुत कठोर और ताकतवर हो जाएगा, जैसे किसी ड्रिल मशीन की बिट होती है। एकदम सही। लेकिन दिक्कत यह है कि वो मोड़ने पर टूट जाएगा। बाइंडिंग वायर के लिए हमें एक ऐसी धातु चाहिए जो बहुत ज्यादा डक्टाइल हो, मतलब जिसमें लचीलापन हो। अच्छा, तो इसलिए लो कार्बन स्टील लिया जाता है ताकि कार्बन कम हो। हाँ, कार्बन की मात्रा बेहद कम रखने से लोहे के परमाणुओं को एक दूसरे के ऊपर फिसलने की जगह मिल जाती है और इसी वजह से तार आसानी से मुड़ सकता है। ठीक है, समझ गया। लो कार्बन स्टील से हमें डक्टिलिटी मिल गई, लेकिन कारखाने में जो रॉड आती है वो तो काफी मोटी होती है ना?
हाँ, काफी मोटी होती है, पर कंस्ट्रक्शन के लिए हमें आमतौर पर 0.9 से 1.6 मिलीमीटर व्यास वाले तार की जरूरत होती है। तो इस साइज को पाने के लिए रॉड को एक मशीन से खींचा जाता है, जिसे शायद ड्राइंग प्रक्रिया कहते हैं। बिल्कुल, उसे वायर ड्राइंग कहते हैं। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास खड़ा होता है जो मैंने दस्तावेजों में पढ़ा। अगर मैं इसे रबर बैंड के उदाहरण से समझाऊं, हाँ बताइए। जब एक रबर बैंड को हम नॉर्मली मोड़ते हैं तो वो बहुत मुलायम होता है, लेकिन जब उसे उसकी पूरी क्षमता तक खींच लिया जाए तो वो एकदम टाइट हो जाता है, एकदम तन जाता है। हाँ, और उस खींची हुई अवस्था में अगर उसे मोड़ने की कोशिश की जाए तो वो तुरंत टूट जाएगा। तो क्या तार खींचने की प्रक्रिया में भी ऐसा ही कुछ होता है? बिल्कुल ऐसा ही होता है। विज्ञान की भाषा में ना इसे वर्क हार्डनिंग या स्ट्रेन हार्डनिंग कहा जाता है। स्ट्रेन हार्डनिंग? हाँ, मतलब खींचने से वो हार्ड हो जाता है। हाँ, जब तार को डाई में से खींचकर पतला किया जाता है तो उसके अंदर के जो क्रिस्टल दाने हैं, जिन्हें ग्रेन्स कहते हैं, वो लंबे आकार में खिंच जाते हैं। अच्छा, तो मॉलिक्यूलर लेवल पर कुछ बदलाव होता है? बहुत बड़ा बदलाव होता है। इस खींचतान की वजह से डिसलोकेशन डेंसिटी बहुत बढ़ जाती है। सीधे शब्दों में कहें तो अंदरूनी संरचना इतनी उलझ जाती है कि धातु अपनी डक्टिलिटी खो देती है। मतलब ड्राइंग मशीन से निकला हुआ वो सीधा तार बहुत ज्यादा कठोर हो चुका होता है। कठोर और भंगुर भी, मतलब ब्रिटल हो जाता है। अगर उस तार से साइट पर सरिया बांधने की कोशिश की जाए तो पहली ही बार मरोड़ते ही वो टूट जाएगा, जिसे ब्रिटल फ्रैक्चर कहते हैं। बिल्कुल। तो फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर इसका क्या काम? वहां तो एक शिफ्ट में फोरमैन को हजारों टांके लगवाने होते हैं कामगारों से। वहां ऐसा कठोर तार तो पूरी तरह से बेकार है। एकदम बेकार है। और इसीलिए इस वर्क हार्डनिंग वाले तार को वापस उस मुलायम बाइंडिंग वायर में बदलने के लिए, जिसे एनीलिंग कहते हैं। हाँ, एनीलिंग, ये हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया इस पूरे उद्योग की रीढ़ है। तो ये काम कैसे करती है? भट्टी में डालते हैं इसे? हाँ, ड्राइंग के बाद जो कठोर तारा तैयार होता है उसे कॉइल में लपेटकर एक बहुत बड़ी भट्टी में डाला जाता है, जिसे बेल फर्नेस कहते हैं। बेल फर्नेस? तो वहां इसे पिघलाते हैं क्या? नहीं, यही तो कैच है। भट्टी में तार को एक बेहद नियंत्रित तापमान तक गर्म किया जाता है, जो धातु के पिघलने के तापमान से काफी नीचे होता है। अच्छा, तो पिघलाना मकसद नहीं है? बिल्कुल नहीं। इसका मकसद तार को इतनी थर्मल ऊर्जा देना है कि उसके अंदर के उलझे हुए परमाणु खुद को फिर से व्यवस्थित कर सकें। इस प्रक्रिया को रिक्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। यहाँ मुझे लगता है आमतौर पर लोगों को थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। कैसा कंफ्यूजन? देखिए, भट्टी में तपाने का मतलब अक्सर लोग धातु को मजबूत करने से जोड़ते हैं। जैसे वो तलवारों को गर्म करके पानी या तेल में डुबोया जाता है ना, जिसे शमन या क्वेंचिंग कहते हैं। हाँ, वो हार्डनिंग के लिए होता है। लेकिन बाइंडिंग वायर के मामले में विज्ञान बिल्कुल अलग है। यहाँ हीटिंग से ज्यादा महत्वपूर्ण है कूलिंग। आपने बिल्कुल सही फर्क पकड़ा। अगर हम गर्म तार को अचानक से ठंडा कर देंगे ना, तो वो और भी ज्यादा कठोर हो जाएगा। अच्छा। हाँ, जिसे मार्टिनसाइट स्ट्रक्चर कहते हैं। एनीलिंग का असली जादू ही बहुत धीमी कूलिंग में है। धीमी कूलिंग मतलब बेल फर्नेस में तार को प्राकृतिक रूप से बहुत धीरे धीरे ठंडा होने दिया जाता है। इस धीमी कूलिंग की वजह से तार के अंदर का सारा अंदरूनी तनाव या इंटरनल स्ट्रेस खत्म हो जाता है। तो परमाणु एक नई तनाव मुक्त संरचना बना लेते हैं। बिल्कुल। और इस प्रक्रिया के बाद तार इतना मुलायम हो जाता है कि एक वर्कर बिना किसी खास ताकत के उसे आसानी से मोड़ सकता है। इसी को हम ब्लैक एनियल्ड बाइंडिंग वायर कहते हैं। क्या बात है। तो अब हमारे पास एक ऐसा ब्लैक एनियल तार आ गया है जो आकार में पतला है, लेकिन मक्खन की तरह मुड़ सकता है। हाँ, काम के लिए एकदम तैयार। लेकिन साइट की चुनौतियां तो कुछ और ही होती हैं। मान लीजिए भारत या दुनिया का कोई भी तटीय इलाका है जहां हवा में बहुत नमी होती है। वहां तो लोहे का सबसे बड़ा दुश्मन मौजूद है, जंग, कोरोजन। बिल्कुल। ब्लैक अनील्ड वायर इंडोर कामों के लिए तो ठीक है, या फिर वहां जहां कंक्रीट तुरंत डाल दिया जाता है। लेकिन जहां ढांचे को हफ्तों तक खुले में छोड़ना हो, वहां क्या होगा? वो तार तो जंग खाकर खत्म हो सकता है। ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के लिए ही गैल्वेनाइज्ड बाइंडिंग वायर, जिसे हम आम भाषा में GI वायर कहते हैं, उसका विकल्प चुना जाता है। GI, तो इसमें क्या अलग होता है? ये होता वही मुलायम ब्लैक अनील्ड तार ही है, लेकिन इसके ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। अच्छा, जिंक की कोटिंग। ये कैसे बचाती है तार को? जिंक एक सैक्रिफिशियल मेटल, मतलब बलिदानी धातु की तरह काम करता है। नमी पहले जिंक से टकराती है और उसके नीचे का स्टील का तार पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक व्यावहारिक सवाल आ रहा है। हाँ, पूछिए। अगर हम
तार पर जिंक की एक अतिरिक्त परत चढ़ा रहे हैं, तो ये वैसा ही हो गया ना जैसे बारिश से बचने के लिए एक मोटा रेनकोट पहनना। सही एनालॉजी है। अब रेनकोट सुरक्षा तो देता है, लेकिन आपके शरीर का लचीलोपन कम कर देता है, आप ठीक से मुड़ नहीं पाते। तो क्या जिंक की इस कोटिंग से तार की मोटाई या उसके आसानी से मुड़ने की क्षमता पर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता? ये एक बहुत ही बारीक इंजीनियरिंग चुनौती है। जो कोटिंग की मोटाई होती है ना, जिसे हम माइक्रोन में मापते हैं, वो बहुत सटीक होनी चाहिए। मतलब बहुत ज्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर जिंक की कोटिंग बहुत ज्यादा मोटी हो गई तो वो तार की मूल डक्टिलिटी को कम कर देगी। फिर क्या होगा साइड पर? जब कामगार उस तार को प्लायर या हुक से मरोड़ेगा तो अंदर का स्टील तो मुड़ जाएगा, लेकिन उसके ऊपर की जो मोटी और कठोर जिंक कोटिंग है वो क्रैक होकर झड़ सकती है। अरे बाप रे! और अगर जिंक झड़ गया तो नीचे का स्टील तो सीधा नमी के संपर्क में आ जाएगा। जिससे गैल्वेनाइजेशन का पूरा मकसद ही खत्म हो जाएगा। इसीलिए जिंक कोटिंग के प्रकार और उसकी मोटाई का एकदम सही संतुलन होना बेहद जरूरी है। समझ गया। अब कारखाने से निकलकर साइट तक के सफर पर आते हैं। तार बन गया है, उसकी डक्टिलिटी भी सही है, लेकिन दस्तावेजों में एक बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, और वो है तार की पैकेजिंग और वाइंडिंग। ये बहुत अहम हिस्सा है। हाँ, आमतौर पर तो कोई भी सोच सकता है कि तार को बस लपेटकर भेज देना चाहिए, इसमें क्या रॉकेट साइंस है। लेकिन साइट मैनेजमेंट के नजरिए से देखें तो ये एक बहुत बड़ा सिरदर्द बन सकता है। बहुत बड़ा सिरदर्द। कारखाने में बने बड़े कॉइल को जब साइट के इस्तेमाल के लिए छोटे कॉइल में रिवाइंड किया जाता है ना, हाँ? तो अगर तार में एक समान टेंशन नहीं रखी गई तो वो बुरी तरह उलझ जाता है। और उलझा हुआ तार साइट पर सबसे बड़ी रुकावटों में से एक है। बिल्कुल। आप खुद सोचिए, एक तेजी से काम कर रही कंस्ट्रक्शन साइट है जहां हजारों स्क्वायर फीट का रिबार जाल बिछाया जा रहा है, वहां हर मिनट कीमती होता है। सही बात है। अगर कामगार का आधा समय तार को सुलझाने में ही जा रहा है तो प्रोडक्टिविटी तो बहुत बुरी तरह गिर जाएगी। इसीलिए एक अच्छा साइट फोरमैन हमेशा वही कॉइल पसंद करता है जिसका तार बिना अटके एकदम स्मूथली बाहर आए। और बात सिर्फ प्रोडक्टिविटी की थोड़ी ना है, यहाँ सीधे तौर पर कामगारों की सुरक्षा मतलब सेफ्टी का मुद्दा भी तो जुड़ा है। बहुत बड़ा सेफ्टी इशू है। तेज गति से सरियों को बांधते समय अगर तार अचानक से कॉइल में उलझ जाए और वर्कर उसे झटके से खींचे तो तार के तेज किनारे से हाथ कटने का बहुत खतरा रहता है। हाँ, हैंडलिंग इंजरीज साइट पर बहुत आम है। उन्हें कम करने के लिए सही वाइंडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। सुरक्षा के साथ साथ मैंने स्रोतों में मौसम के असर के बारे में भी पढ़ा। कई बार काम के दौरान तार अचानक से टूटने लगता है। हाँ, इसके पीछे एनेलिंग में कमी तो एक कारण हो ही सकता है, लेकिन अत्यधिक ठंड का मौसम भी एक बड़ी वजह है। ठंड से क्या होता है तार को? देखिए, स्टील के अंदर एक डक्टाइल टू ब्रिटल ट्रांजिशन टेम्परेचर होता है। बहुत कम तापमान में धातु सिकुड़ती है और उसकी डक्टिलिटी एकदम से गिर जाती है। अच्छा, तो जो तार सामान्य मौसम में आसानी से मुड़ जाता है, वही तार जमा देने वाली ठंड में मरोड़ते ही टूट सकता है। बिल्कुल, साइट पर अक्सर ऐसा देखने को मिलता है। तो साइट पर क्वालिटी चेक करने के क्या तरीके हैं? अगर कंस्ट्रक्शन साइट पर तार की क्वालिटी जांचनी हो तो वर्कर आमतौर पर क्या करते हैं? आमतौर पर वर्कर तार का एक छोटा सा टुकड़ा लेते हैं और उसे बार बार मरोड़ते हैं। इसे ट्विस्ट टेस्ट कहा जाता है। एक अच्छी क्वालिटी का तार बिना अचानक टूटे कई बार मुड़ जाना चाहिए। लेकिन हमारे स्रोतों में एक बात कही गई है कि ये फील्ड टेस्ट सर्टिफाइड लैब टेस्ट की जगह नहीं ले सकता। हाँ, वो तो है। अब यहाँ मुझे ना ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है, मतलब प्रैक्टिकल नहीं लगता। मान लीजिए साइट पर आज 1000 क्यूबिक मीटर कंक्रीट की पोरिंग होनी है, काम तेजी से चल रहा है। क्या सच में कोई कॉन्ट्रैक्टर काम रोककर बाइंडिंग वायर की लैब रिपोर्ट का इंतजार करेगा? आपकी बात सही है ना? क्या लैब टेस्ट की ये शर्त सिर्फ एक किताबी बात नहीं है जिसे साइट की भागदौड़ में पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया जाता है? ये सवाल बहुत वाजिब है। रोजमर्रा के काम में या छोटे प्रोजेक्ट्स में कोई भी हर बैच का लैब टेस्ट नहीं करता। वहाँ ट्विस्ट टेस्ट से ही काम चल जाता है। तो फिर दस्तावेजों में लैब टेस्ट पर इतना जोर क्यों? क्योंकि जब बहुत क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की आती है ना, जैसे कोई बहुत बड़ा सस्पेंशन ब्रिज बन रहा हो या भूकंप संभावित क्षेत्र मतलब सिस्मिक जोन में कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा हो, ओह, वहाँ तो रिस्क बहुत ज्यादा है। बिल्कुल, वहाँ कंप्लायंस या अनुपालन से कोई समझौता नहीं हो सकता। ट्विस्ट टेस्ट आपको ये तो बता देगा कि तार मुड़ रहा है या नहीं, लेकिन वो आपको तार की यील्ड स्ट्रेंथ या डक्टिलिटी का कोई गणितीय आंकड़ा नहीं दे सकता।
समझ गया। मतलब क्रिटिकल स्ट्रक्चर में अगर कंक्रीट डालते वक्त तार टूट गया और सरिया अपनी जगह से मिलीमीटर भी खिसक गया तो पूरी बिल्डिंग का लोड बेयरिंग मैकेनिज्म फेल हो सकता है। इसीलिए हाई स्टेक प्रोजेक्ट्स में लैब सर्टिफिकेशन एक कानूनी और तकनीकी जरूरत है, कोई किताबी बात नहीं। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। अब कंप्लायंस से बात आती है कि तार खरीदा कैसे जाए। जो लोग कॉन्ट्रैक्टर्स या बिल्डर्स हैं उनके लिए खरीदारी से जुड़ी एक बहुत बड़ी चेतावनी हमारे दस्तावेजों में मौजूद है। हाँ, वो गेज वाली बात। बिल्कुल, गेज का इस्तेमाल। बाजारों में अक्सर लोग जाते हैं और कहते हैं भैया 16 गेज या 18 गेज का तार दे दो, लेकिन हमारे स्रोतों में इसे एक बहुत बड़ी और खतरनाक गलती माना गया है। और वो इसलिए क्योंकि गेज सिस्टम का इतिहास काफी पुराना और उलझा हुआ है। दुनिया भर में अलग अलग गेज स्टैंडर्ड्स चलते हैं, जैसे ब्रिटिश स्टैंडर्ड और अमेरिकन स्टैंडर्ड। हाँ, यहाँ तक के स्थानीय बाजारों में भी एक ही गेज नंबर के तार की मोटाई अलग अलग दुकानों पर अलग हो सकती है। मतलब कोई स्टैंडर्ड फिक्स ही नहीं है। नहीं है। अगर कोई 16 गेज कहकर तार खरीदता है तो उसे ये बिल्कुल पता नहीं होता कि वो असल में कितनी मोटाई का तार ले रहा है। ये तो बहुत डरावना है। मतलब जब आपकी पूरी इमारत का ढांचा 1 मिलीमीटर या 1.2 मिलीमीटर की सटीकता पर टिका हो तो अंदाजे पर काम करना एक बहुत बड़ा जोखिम है, बहुत बड़ा रिस्क है। तो सही तरीका क्या है? तार हमेशा मिलीमीटर यानी एमएम में व्यास मांगकर ही खरीदना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि पूरे कॉइल में तार की मोटाई एक समान हो। तो एक खरीदार के लिए चेकलिस्ट क्या होनी चाहिए? एक समान मोटाई के अलावा कॉइल का वजन और तार के आसानी से खुलने की क्षमता, जिसे हम स्मूथ वाइंडिंग कहते हैं, उसकी जांच भी होनी चाहिए। लेकिन अच्छी क्वालिटी का तार तो महंगा आता होगा। एक उच्च गुणवत्ता वाले तार की कीमत भले ही शुरुआत में थोड़ी ज्यादा लगे, लेकिन लंबी अवधि में इसके कॉस्ट बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। वो कैसे? देखिए, अगर तार अच्छा है तो लेबर तेजी से काम कर पाती है, तार टूटकर बर्बाद कम होता है और साइट पर दुर्घटनाएं कम होती है। और कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का समय तो वैसे भी बहुत महंगा होता है। बिल्कुल, लेबर की कीमत हमेशा सामग्री की कीमत से ज्यादा होती है। इसलिए सस्ता और खराब तार लेकर लेबर का समय बर्बाद करना आर्थिक रूप से भी नुकसानदेह है। सही बात है। और जब तार साइट पर पहुंच जाए तो उसके भंडारण यानी स्टोरेज का ध्यान रखना भी उतना ही अहम है। अक्सर मैंने देखा साइट्स पर बाइंडिंग वायर के कॉइल ऐसे ही खुले आसमान के नीचे पड़े रहते हैं, जो कि बहुत गलत है। हमने अभी बात की थी ना कि ब्लैक एनिल्ड वायर में जंग से बचने की कोई क्षमता नहीं होती। हाँ, तो स्टोरेज में सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? नमी सबसे बड़ी दुश्मन है। अगर एक 25 मिलीमीटर मोटे रीबार पर थोड़ा सा जंग लग भी जाए तो उसकी स्ट्रेंथ पर तुरंत कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो बहुत मोटा है। हाँ, लेकिन बाइंडिंग वायर मुश्किल से 1 मिलीमीटर मोटा होता है। अगर वो नमी वाले वातावरण में खुले में छोड़ दिया गया तो ऑक्सीडेशन की वजह से जंग कुछ ही दिनों में उसकी 20% मोटाई को खा जाएगा। बाप रे! मतलब कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होने से पहले उसकी ताकत आधी रह जाएगी। बिल्कुल, इसीलिए इसे हमेशा सूखी ढकी हुई जगह पर लकड़ी के पैलेट्स के ऊपर स्टोर करना चाहिए ताकि जमीन की नमी उस तक ना पहुंचे। तो अगर आज की इस चर्चा के तमाम पहलुओं को एक साथ देखा जाए ना, एक साधारण सा लो कार्बन स्टील जिसे मशीन की बेरहम ताकत से खींचकर पतला और कठोर कर दिया जाता है ड्रॉइंग प्रोसेस के जरिए। हाँ, फिर उसे बेल फर्नेस की भट्टी में कई घंटों तक तपाकर धीरे धीरे ठंडा करके वो लचीलापन वापस दिया जाता है, जो कि अनीलिंग है। बिल्कुल। फिर अगर जरूरत हो तो उस पर जिंक का सुरक्षा कवच चढ़ाया जाता है गैल्वेनाइजिंग के लिए, और अंततः ये सुनिश्चित किया जाता है कि वो एक समान तरीके से लपेटा गया हो, ताकि साइट पर वर्कर्स की उंगलियां सुरक्षित रहें और काम की गति बनी रहे। एकदम सही। ये सब सुनकर लगता है कि ये धातु कर्म और सिविल इंजीनियरिंग का एक बहुत ही शानदार तालमेल है। सच में ये एक बहुत ही खूबसूरत साइंस है जिसे लोग रोज देखते हैं पर समझ नहीं पाते। लेकिन जाते जाते मेरे मन में एक ऐसा विचार आ रहा है जो इस पूरी चर्चा से भी ज्यादा हैरान करने वाला है। अच्छा, वो क्या है? हमने आज जाना कि बाइंडिंग वायर का काम सिर्फ शुरुआती 24 या 48 घंटों का होता है, जब तक कंक्रीट सूख कर सेट नहीं हो जाता। हाँ, एक बार कंक्रीट सेट हो गया तो उस तार का कोई काम नहीं बचता। बिल्कुल। अब जरा सोचिए उन शहरों के बारे में जिनमें हम रहते हैं। हर गगनचुंबी इमारत, हर फ्लाईओवर, हर डैम के कंक्रीट के अंदर ये तार फंसा हुआ है। हाँ, ये तो है। दुनिया भर के शहरों के कंक्रीट के अंदर लाखों करोड़ों टन बाइंडिंग वायर हमेशा के लिए दफन है। ये एक ऐसा विशाल अदृश्य बुनियादी ढांचा है जो पूरी तरह से बेकार हो चुका है, लेकिन उसे निकाला नहीं जा सकता।
ओ, मैंने इस नजरिए से तो कभी सोचा ही नहीं था। है ना? हम केवल एक स्थायी ढांचे को खड़ा करने के लिए हर बार हजारों टन धातु का एक ऐसा अस्थायी ढांचा बनाते हैं जो हमेशा के लिए कंक्रीट की कब्र में दफना दिया जाता है। मतलब हमारे आधुनिक शहर असल में लोहे के तारों के एक जीवाश्म जंगल पर खड़े हैं। बिल्कुल, एक ऐसा जीवाश्म जंगल या फॉसिल फॉरेस्ट जिसका काम दशकों पहले ही खत्म हो चुका है। ये सच में बहुत ही गहरा और विचारोत्तेजक पॉइंट है। अगली बार मैं कोई साइट देखूंगी तो सबसे पहले मुझे वो अदृश्य जाल ही याद आएगा। तो इसी विचार के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है हमारे श्रोताओं को भी इस मामूली से तार के पीछे का बड़ा विज्ञान समझ आया होगा। सुनते रहिए और नई चीजें सीखते रहिए।